नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि जीएसटी के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर और कंपोजिशन टैक्स पेयर में क्या अंतर होता है। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक उदाहरण देकर आपको ये समझाऊंगा कि ये विचारणीय होगा व्यापारियों के लिए कि जो रेगुलर में है तो क्या उनको कंपोजिशन में जाना चाहिए अगर उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, या कुछ स्टेट जो प्रिस्क्राइब्ड है उनमें 75 लाख से कम है, या फिर जो व्यापारी कंपोजिशन में है तो क्या उनको रेगुलर टैक्स पेयर में जाना चाहिए, भला से उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेगुलर और कंपोजिशन के अंतर को जिस्ट में समझा देता हूँ कि रेगुलर व्यापारी, कोई भी व्यापारी रेगुलर व्यापारी हो सकता है। कंपोजिशन व्यापारी के लिए उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए और कुछ स्टेट में 75 लाख से कम होनी चाहिए। रेगुलर स्कीम के अंदर जो टैक्स है वो 5%, 12%, 18% और 28% की दर से लगता है। कंपोजिशन के अंदर अगर वो ट्रेडर है तो 1%, मैन्युफैक्चरर है तो 2% और अगर रेस्टोरेंट ओनर है तो 5% टैक्स उसको देना पड़ता है। रेगुलर स्कीम के अंदर जो रिटर्न है वो क्वार्टरली भी जाती हैं और मंथली भी जाती हैं, बट और एनुअल रिटर्न भी आपको जमा करनी होती है। कंपोजिशन के अंदर केवल और केवल क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल्ड होती हैं और एक एनुअल रिटर्न जाती है। इसके अंदर रिटर्न्स जो जाती हैं उनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर के अंदर GSTR 1 और 3B ये मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे जाती हैं, और 9 और 9C ये एनुअल रिटर्न है। और कुछ टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड है कि जब एनुअल रिटर्न आपको क्या करना होता है, कंपल्सरली फाइल करना होता है, और अगर एक प्रिस्क्राइब टर्नओवर से ऊपर है तो 9C भी जाती है। कंपोजिशन के अंदर सीधे सीधे CMP 08 क्वार्टरली जाता है जिसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल्ड हो जाती है, और GSTR 4 के अंदर इसकी एनुअल रिटर्न सबमिट हो जाती है। अब बात करें कि इसमें जो बर्डन है कंप्लायंस का वो रेगुलर स्कीम में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसमें हाई है रेगुलर में और कंपोजिशन में लो है। इसके अलावा जो मेन सबसे बड़ा बेनिफिट जो है रेगुलर स्कीम में वो है ITC यहाँ पर अलाउड है, कंपोजिशन के अंदर ITC अलाउड नहीं है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूं, जिसके बाद व्यापारी भाई ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है फिर भी क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम को हटाकर रेगुलर स्कीम में चले जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने ये अजम्पशन ली है। अजम्पशन मेरी ये है कि एक व्यापारी है या एक शॉपकीपर है जो 1 लाख रुपए का माल खरीद रहा है, मतलब उसका परचेस प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए है, और उसका सेल प्राइस जिसमें प्रॉफिट शामिल है वो 1.5 लाख रुपए है। तो सबसे पहले रेगुलर स्कीम के अंदर देखते हैं कि अगर उसका जो टैक्स है वो अगर उसका जो टैक्स है वो 5% हो, 12% हो, 18% हो और 28% हो तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। मैं ये बात करता हूँ कि जो उसकी परचेज है GST के सहित, अगर वो 5% टैक्स दे के आए 1 लाख रुपए पे तो वो परचेज हो जाएगी 1,05,000। ऐसे ही 12% है तो 1,12,000, 18 है तो 1,18,000 और 28 है तो 1,28,000। इसके बाद ITC की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए तो उसकी परचेज कीमत है। ये 5,000 रुपये, 12,000, 18,000, 28,000 क्या है, ये टैक्स है GST का। इसका हमको ITC मिलेगा तो यहाँ 5,000 मिलेगा या 12 मिलेगा या 18 मिलेगा या 28 मिलेगा। अब मैं अगर ITC के बाद इसकी कॉस्ट देखूं, क्योंकि ये माल मुझे 1,05,000 का विद GST मिला, अगर 5,000 का मुझे ITC मिलेगा तो इसकी कीमत मेरे लिए 1 लाख रह जाएगी चारों ही केस में।
सेल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे ये बोला कि मैंने ये अजम्पशन लिया है कि 1.5 लाख रुपए जो सेल प्राइस है, इसी में मेरा प्रॉफिट भी शामिल है, इसी में मेरा जीएसटी भी शामिल है। तो अगर अब ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, इसको अगर मैं 5/105 करूं, या 112 करूं, या 118 करूं, या 128 करूं, तो ये मेरी सेल प्राइस निकल आएगी जीएसटी को हटाकर। अब मैं अगर बात करूं आउटपुट जीएसटी की, तो ये मेरा आउटपुट जीएसटी कितना बना। यहाँ पर मेरा जो आउटपुट जीएसटी बना, मतलब जो टैक्स बना 1.5 लाख में से अगर मैं इसे घटा दूंगा, तो ये मेरा टैक्स आएगा 7,143, या 16,072, या 22,881, और या 32,812। अब मेरे कंज्यूमर के लिए मेरा सेल प्राइस कितना था, वो मैंने एजम कर रखा है कि मेरा प्राइस 1.5 लाख ही था, जिसमें जीएसटी भी शामिल है और मेरा प्रॉफिट भी शामिल है। अब मैं देखूं तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है। मुझे इस 1.5 लाख की सेल पर इतना इतना टैक्स मुझे जीएसटी में आउटपुट टैक्स देना पड़ रहा है। आईटीसी मुझे कितना मिल रहा है, ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि मेरे को 5,000, 12,000, 18,000, 28,000, तो ये मेरा आईटीसी मुझे यहाँ मिल गया। अगर मैं इस आईटीसी को इससे एडजस्ट कर दूं तो मेरा नेट टैक्स कितना बनेगा, 2143, 4,072, 4,881 और 4,812। ये तो मैंने आपको बताया रेगुलर टैक्स पेयर के अंदर या रेगुलर स्कीम के अंदर, अगर मैं 1 लाख रुपए का माल खरीदता हूं और उस पर 5%, 12%, 18% या 28% जीएसटी देकर आता हूं, तो मेरा नेट टैक्स पेबल क्या बनेगा अगर मेरा सेल प्राइस 1.5 लाख रुपए है, जिसमें मेरा जीएसटी और प्रॉफिट दोनों ही चीजें शामिल है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन स्कीम की, कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में जाता हूं या मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, तो फिर मेरा जो टैक्स है वो कैसे बनेगा। कंपोजिशन स्कीम के अंदर मेरी परचेज, आप समझते ही हैं कि कंपोजिशन स्कीम में भी मुझे जो परचेज करनी होती है वो किससे करनी होती है, रजिस्टर्ड डीलर से ही करनी होती है। मतलब अनरजिस्टर्ड से मैं परचेज नहीं कर सकता, या तो अगर मैं परचेज करूंगा तो उस पर मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा पहले परचेज पे, और उसके बाद मैं उसको आगे सेल कर पाऊंगा। तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की परचेज यहाँ भी करी, बट विद जीएसटी करी, तो ये 5% वाला है, ये 12% वाला है, ये 18 वाला है, और ये 28 वाला है। तो इसलिए मेरी कॉस्ट एक में आए 1,05,000, 1,12,000, 1,18,000 और 1,28,000। अब आप सभी को पता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए आईटीसी यहाँ सब जगह नील रहेगा। अब मैं देखूं तो मेरी नेट कॉस्ट क्या हुई, चूंकि मुझे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला, तो मेरा जो परचेस प्राइस होगा वो क्या होगा, विद जीएसटी जो मेरी कॉस्ट है वही मेरा परचेस प्राइस होगा, 1,05,000, 1,12,000, 1,18,000 और 1,28,000। यहाँ भी मैंने वही रखा है, क्योंकि मैं जब आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ तो मैंने सेल प्राइस वही रखा है 1.5 लाख रुपए, जिसमें कि मेरा टैक्स और मेरा प्रॉफिट दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ मेरा सेल प्राइस 1.5 लाख ही होगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो मेरी सेल होती है उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है, और मैं ये मान रहा हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ, तो इसलिए मैंने 1% टैक्स पर दिया है, जो 1,500 रुपये ही रहेगा, भला से मेरा प्रोडक्ट 5% में हो, या 12 में हो, या 18 में हो, या 28 में हो, क्योंकि मैं कंपोजिशन के अंदर हूँ। नेट टैक्स की बात करूं तो मुझे चारों ही कंडीशन में 1,500 रुपये का ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरी सेल जो है वो कितनी है, वो मेरी सेल 1.5 लाख है, तो उस पर 1% ही टैक्स बनेगा, वो 1,500 ही बनेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन में भी, क्योंकि मैंने आपको चारों कंडीशंस देकर ये बताया था कि अगर मैं 5, 12, 18, 28 करता हूं तो मेरा कंपैरिजन क्या होगा। 5% की बात करें तो रेगुलर में मेरी कॉस्ट 1 लाख है, क्योंकि आईटीसी का बेनिफिट मिल गया। कंपोजिशन में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो मेरी कॉस्ट 1,05,000 है। नेट टैक्स पेबल यहाँ मेरा 2,143 रुपये था, यहाँ 1,500 रुपये था। अगर अब मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट और उसमें मेरा जीएसटी टैक्स, इसको घटाने के बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ मेरा सेल प्राइस 1.5 लाख था, जिसमें से 1 लाख मेरा परचेस प्राइस था, 21,43 मुझे और टैक्स अपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर देना पड़ा।
जिसके बाद मेरा जो प्रॉफिट बचा वो 47,857 रुपये बचा। और यही अगर मैं कंपोजिशन में हूँ तो 1.5 लाख के ऊपर मेरी प्राइस बनी परचेज की 1,05,000, क्योंकि मुझे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला। इस पर टैक्स दिया मैंने 1500, तो मेरा प्रॉफिट बना 43,500। मतलब आप देख सकते हो कि 5% के स्लैब में भी अगर मैं रेगुलर स्कीम में जाना चाहता हूँ तो मुझे बेनिफिट है। 1 लाख की सेल पर भी मुझे 1.5 लाख की सेल पर मुझे 47,857 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इससे ही अनुमान लगा सकते हो कि अगर मैं 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ की सेल करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं 12% का। 12% का हम कंपैरिजन करते हैं कि 12% में हमको क्या चेंज आएगा। अब ये 12% में हम समझें तो रेगुलर व्यापारी हूं मैं, तो मेरी कॉस्ट 1 लाख ही रहेगी, भला से मेरा ये 12 हो या 5 हो या 18 हो। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए मेरी कीमत रही, टैक्स पेबल मेरा 4,072 बना, तो मेरा प्रॉफिट 45,928 आया। और यही अगर मैं कंपोजिशन में होता हूं तो मेरी कॉस्ट, क्योंकि मुझे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, 1,12,000 होगी, 1500 रुपये मैं टैक्स दूंगा। तो यहाँ भी अगर मैं देखूं तो मेरा प्रॉफिट 36,500 आ रहा है, जो कि इससे लोअर है। मतलब 5% का स्लैब हो, 12% का स्लैब हो, अभी तक मेरा प्रॉफिट रेगुलर स्कीम में ही ज्यादा आया है। चलते हैं आगे 18 और 28 की तरफ। अब ये बात कर रहे हैं हम 18% और 18% की बात करें रेगुलर में, वही 1 लाख रुपए का पड़ेगा। 4,881 मेरा टैक्स पेबल बना प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। और अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो 45,119 रुपये मेरा प्रॉफिट बना। इसी तरीके से कंपोजिशन में जाऊं तो 1,18,000, क्योंकि आईटीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिला, 1500 रुपये टैक्स, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट 30,500। फिर मेरा ये प्रॉफिट जो है वो रेगुलर स्कीम से कम है। चौथा कंपैरिजन 28% का जो स्लैब है, रेगुलर में 1 लाख की मेरी कॉस्ट है, क्योंकि मेरे को इसमें आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, 4,812 मेरा टैक्स पेबल है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ मेरा प्रॉफिट 45,188 रुपये आता है। यही अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो मेरी कॉस्ट 1,28,000 है, क्योंकि मुझको ये 28,000 जो टैक्स में दे के आया इसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1500 रुपये मैंने सेल के ऊपर और टैक्स दिया, तो मेरा प्रॉफिट आया 20,500। मतलब मैंने आपको चारों कंडीशन समझाई, 5%, 12%, 18% और 28%। इन चारों ही कंडीशन में कंपोजिशन के अंदर मेरा जो प्रॉफिट है वो डाउन रहा अपेक्षाकृत किसके, रेगुलर के। अब मैं एक अजम्पशन ये ले लेता हूं कि लोग कहते हैं कि साहब इसमें कंप्लाइंस का बर्डन ज़्यादा है। मैं ये मानता हूं कि मान लीजिए मार्केट में अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, आप अपनी जीएसटी की रिटर्न किसी भी प्रोफेशनल से भरवाते हैं, अगर उस पर इनकम टैक्स की रिटर्न भी वो आपकी बनाता है, बैलेंस शीट वगैरह बनाता है, तो सपोज करिए कि वो आपसे 20,000 रुपये अगर एनुअली चार्ज कर रहा है, और रेगुलर के अंदर हो सकता है वो आपसे 40,000 रुपये एनुअली चार्ज कर ले। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप 1 करोड़ की सेल करते हैं या आप 50 लाख की सेल करते हैं, तो आपका प्रॉफिट रेगुलर में कितना होगा और कंपोजिशन में कितना होगा, इस कंप्लायंस कॉस्ट को बियर करने के बाद भी। तो अब ये विचारणीय है व्यापारी भाइयों के लिए जो अभी तक कंपोजिशन स्कीम में है, भला से उनका प्रोडक्ट 5% टैक्सेबल हो, 12 हो, 18 हो या 28 हो, कि क्या उनको थोड़ा सा कंप्लायंस का बर्डन अपने ऊपर लेकर क्या उनको रेगुलर स्कीम में चले जाना चाहिए। और जो रेगुलर स्कीम में हैं और उनकी टर्नओवर भला से 1.5 करोड़ से कम है, तो क्या उनको कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए। मेरी अपनी जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि अगर मैं थोड़ा सा कंप्लायंस का बर्डन झेल सकता हूं और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने व्यापार को कर सकता हूं, तो मुझको किसी भी प्रोडक्ट की मेरी जो टैक्स रेट है वो 5 हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, मुझको रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में ही जीएसटी के अंदर जाना चाहिए, जिससे कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा आए। उम्मीद करता हूं कि इन उदाहरण द्वारा जो मैंने आपको ये कंपैरिजन समझाया है, इससे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि व्यापार में आपको कंपोजिशन ज़्यादा फायदेमंद होगा
या रेगुलर स्कीम फायदेमंद होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक लोगों के संग इसको शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।